सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझा किस फॉर्म में कि आपके पास चॉकलेट्स थी, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि वो चॉकलेट कौन इतनी इजीली ले जाएगा या फिर आप उसको सेव कर पाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। वो बात किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब आप एक सिंपल सी चीज बताओ, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इन दोनों में से किस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी है? ऑब्वियस ही बात है ना, जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसको निकाल पाना उतना ही इजी होगा। मतलब ये आप ये मान के चलो ना कि ये प्रिंसिपल ऑफिस है और ये एक क्लासरूम है, यहाँ पर ये एक क्लासरूम है। कौन से बच्चे का बाहर भागना ज्यादा इजी है? ऑब्वियस ही बात है ना, जिसका जो रूम है दैट इज फार अवे फ्रॉम द ऑफिस। सो भागना नहीं है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कहा। इसका मतलब जितना साइज बड़ा होगा, अब ये तो इजीली निकल जाएगा ना। अब इसके लिए तो हमें थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, अपने आप ही निकल जाएगा। किसी एक आधे फ्रेंड ने भड़का दिया इसको, भाग जा कोई नहीं देख रहा, निकल जाएगा ये, ठीक है। नहीं निकलना है तो देखो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा मतलब तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन मतलब उसको उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है। ये बात हमने की किसकी? एटॉमिक साइज की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समझ में आ गया आपको, भागना नहीं है। सेकंड हमारा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो आपके पास प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी वजह से जो चार्ज होता है उसको आप न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो। एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसके पास 4 प्रोटॉन थे, एक मैंने कैसा लिया जिसके पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अब बताओ किसका भागना इजी है? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर 4 लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन ने एक को मतलब इस वाले को, और यहाँ पर 6 हैं जो इसको अपनी तरफ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जितने ज्यादा जने आपको रोकने वाले होंगे उतना ही आपका भाग के जाना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया? देखो अभी हमने पिछला क्या बात करा था, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। बट जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये दो समझ में आए? ये दो थे बहुत ही इजी से। अब थर्ड आते हैं एक स्पेशल वाले पे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है। देखो हमेशा याद रखना, जैसे हमने पढ़ा एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है। इनमें एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के पास आपके पास क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 6 क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरीके से डी की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 10 2 6। तो जिस भी चीज के पास जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जितनी उसके पास जगह है उतनी फिल हो गई, ठीक है ना, तो वो बहुत स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। मतलब आप सिंपल सा एग्जांपल देखो कि आपको जिस चीज की तलाश थी वो आपको मिल गई है और अब आपको बस यही है कि मुझे उसी फॉर्म में स्टेबल रहना है, मुझे कोई और एफर्ट नहीं करने हैं, ना तो किसी से कुछ मांगना है ना ही किसी को कुछ देना है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, जब आपके पास जितने उसके पास ऑर्बिटल है अगर उतने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल है देन दैट विल बी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना
बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, ये चीज स्टेबल पे भी ओबे होती है एंड हाफ फिल्ड पे भी। मतलब अभी हमने जो कहा कि फुली फिल्ड है अगर वो, तब वो बहुत स्टेबल है। अब अगर मैं बात करूं जैसे पी था तो उसके पास 3 ऑर्बिटल्स, मतलब 3 थे और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये हाफ फिल्ड है। तो याद रखना, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड बोथ आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स। तो मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, के एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन पूछा गया कि एक में पी में 2 है, एक में पी में 3 है, एक में पी में 4 है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन सब में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देन यू विल से फ्रॉम P3। क्यों? क्योंकि P3 आपके पास है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। समझ में आया? ओके, दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज आपका एटॉमिक साइज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक छोटा सा बात करते हैं यहाँ पे हम, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो, पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को चीरते हुए जाना। मतलब लाइक एक मैंने गन से शूट करा और वो पेनिट्रेट करती हुई गई। अब यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब है? आपको सबको पता है दैट हमारे पास एस है, पी है, डी है, एफ है। तो ये देखा गया जो एस आपका होता है ना ऑर्बिटल, जो आपके पास एस है जो सबशेल है, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होती है। मतलब जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। फिर उसके बाद पी वाले आते हैं, फिर डी वाले आते हैं एंड फिर एफ वाले आते हैं। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस के अंदर मैंने फिल करा है, एस वाले के अंदर, मतलब वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू पी डी एफ, ठीक है। तो अब जो चीज न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है उसको दूर करने में हमें क्या है, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर आपसे एक नॉर्मली चीज पूछी जाए, एक 3s है और एक 3p है, ठीक है, इन दोनों में से मुझे अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसकी एनर्जी मुझे, आयनाइजेशन एनर्जी किसके केस में क्या होगी ज्यादा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे 3s के केस में। क्यों? क्योंकि 3s 3 पे के कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, एंड जो चीज न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या है, टफ है। यहाँ पर आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट इतना ही समझना है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। अब हम जो हमारा मेन बात हमें देखनी है कि अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या फिर अप से डाउन मूव करते हैं, तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से वर्क करती है, मतलब बढ़ती है या इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। देखो, बात करते हैं नॉर्मली एक पीरियड के अंदर जनरल केस जो होता है, ठीक है, जो जनरल ट्रेंड हमको समझना है। आपने एक चीज पढ़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आपने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पढ़ा था आपने। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब यहां से यहां जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब अगर आप बात करो यहाँ से यहाँ की, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है। हीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी वेरी मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड की, इसी में ही सेकेंड पीरियड की। सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन नहीं है, ये एक जनरल सा ट्रेंड है जो लॉजिकली बेस्ड है। देखो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एनी है, आप वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो,
अगर आप बात करें जनरल ट्रेंड की, तो हमने अभी तो बात करी कि पीरियड में जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो उस हिसाब से क्या होगा, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। बट यहाँ पर हमें जो और चीजें कंसीडर करनी है वो हमें ये देखना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि अभी तो हमने बात की थी कि अगर किसी चीज की हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी मोर स्टेबल। तो देखो यहाँ पर आपके पास आया था 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2s2, 2s, यहाँ पर 2s2, यहाँ पे आया 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसमें से फिल्ड फुली कौन सा है। देखो एस के अंदर 2 ही आ सकते हैं और इसके अंदर 2 फिल है, मतलब ये फुली फिल्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन, पी के अंदर हमारे पास 6 और 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3 मतलब हाफ फील्ड है, दैट विल मोर स्टेबल। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि इनकी जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ही यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जस्ट ये 1 से ज्यादा हो जाती है, याद रखने के लिए कि 1 से ज्यादा हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर ट्रेंड क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या ट्रेंड आया, यहाँ पे लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक्सेप्शन मतलब किसकी किसकी हाफ फील्ड फुली फील्ड थी, इन दोनों की। तो जो एग्जैक्ट रेंज आई दैट वाज लिथियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, देन उसके बाद आ गया बोरोन, फिर उसके बाद आ गया बेरिलियम, देन उसके बाद आ गया कार्बन, उसके बाद आया ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। दिस इज द ऑर्डर फॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी फुली फील्ड और इसकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और हमने अभी बात की कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो है वो मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर्स। सो ये यहाँ पर पीरियड के अंदर हमने ट्रेंड देखा। अब यहाँ पे ना एक चीज हमेशा याद रखना, आपको बताया ना कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम कहाँ होगा फिर, जब आप बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाओगे, और ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये जो है इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं तो हीलियम जो है ना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि साइज भी छोटा, साइज छोटा तो न्यूक्लियस के सबसे पास, दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है, वो एकदम फुल स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। अब बात करते हैं जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा ऊपर से नीचे जाने टाइम होता क्या है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंडशिप मैंने नहीं लिखा और रेडियो एक्टिव है, हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ से यहाँ जब आप नीचे जाओगे, आपको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, और साइज अगर इंक्रीज होगा मतलब वो बड़ा होता जा रहा है, तो जो बिल्कुल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे दूर होता जाएगा। इसके केस में वो सबसे दूर होगा, मतलब उसको रिमूव कर पाना सबसे ज्यादा इजी होगा। जितना साइज बड़ा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, दैट मीन्स सीजियम हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट किसकी थी, हीलियम की, क्योंकि वो सबसे छोटा था, मतलब इधर से इधर जाते टाइम हमारे पास क्या था, न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम था इसके केस में, प्लस ये बहुत स्टेबल है और फुली फिल्ड होने की वजह से। सो हीलियम इज मोस्ट स्टेबल, has maximum ionization energy, and cesium have the lowest ionization enthalpy. This was the trend in group and period. I hope आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।